नमस्कार। आज बात करते हैं पुस्तपालन की प्रणालियाँ। पुस्तपालन हमने समझा, पुस्तपालन का अर्थ है कि व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखना। अब बात आती है कि ये इसकी कितनी प्रणालियाँ हैं, यानी ये कितनी विधियाँ हैं जो प्रयोग होती हैं। सबसे पहली बात, कुछ इसका अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई अनिवार्य प्रणाली अनिवार्य नहीं है। कोई भी प्रणाली, कई प्रकार की प्रणालियां हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रणाली अनिवार्य है। ये प्रणाली व्यवसाय के लिए उपयोगी है, आपके लिए व्यवसाय के लिए उपयोगी है। जो योग्यता आवश्यक एवं सुविधाजनक हो, उनके अनुसार ही ये प्रणालियाँ उपयुक्त हो सकती हैं। यानी आपके व्यवसाय के लिए के जो योग्य हैं, जो उपयोगी हैं, जो आपकी योग्यता और आवश्यकता को और सुविधाजनक हो आपके लिए, वही प्रणाली उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त हो सकती है। तो हम इस पे कुछ प्रणालियों का जो हैं वर्तमान में प्रचलित हैं उनका बात करते हैं। रोकड़ प्रणाली, यह प्रणाली नकद लेन देन वाले व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। इसमें केवल नकद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। इसमें रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतान का ही लेखा किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग अनुत्पादक यानी कि जो उत्पादन नहीं करते हैं या पेशेवर व्यवसाय में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, विद्यालय, क्लब आदि। यानी कि यहाँ उत्पादन का काम नहीं होता है। ऐसी प्रणाली में रोकड़ प्रणाली का प्रयोग, ऐसे व्यवसाय में रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल रोकड़ का आना यानी कि रोकड़ की प्राप्ति होना और रोकड़ का भुगतान ही काम होता है। अन्य कोई व्यवसाय इसमें नहीं होता। इसके बाद दूसरी प्रणाली है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में नकद लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में तथा अन्य लेन देनों की एक पक्ष में लेखा किया जाता है। यह अपूर्ण प्रणाली है। ये जो प्रणाली है, ये इकहरा लेखा प्रणाली, इसमें नकद लेन देनों का तो लेखा रोकड़ बही में किया जाता है तथा अन्य लेन देन जो नकद से संबंधित लेन देन नहीं है, उसका एक पक्ष का लेखा किया जाता है, दूसरे पक्ष का लेखा यहाँ नहीं किया जाता। इसलिए ये प्रणाली अपूर्ण मानी जाती है और अधिकतर प्रयोग में नहीं है। तीसरी प्रणाली के समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का दो पक्षों में लेखा किया जाता है। यही प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। इसमें एक पक्ष ऋणी में तथा एक पक्ष धनी किया जाता है। यानी कि कोई भी लेन देन होगा तो उसमें दो पक्ष ढूंढे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पक्ष ढूंढेंगे। एक पक्ष को डेबिट करेंगे यानी ऋणी करेंगे और एक पक्ष को धनी करेंगे। हर लेन देन में दो पक्ष देखे जाएंगे और उसी दोनों पक्षों को, एक पक्ष को ऋणी करेंगे ये और एक पक्ष को धनी करेंगे, जो इसके नियमानुसार होंगे। चौथी प्रणाली है भारतीय बही खाता प्रणाली। यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के समान ही है, किंतु हिंदी की मुड़िया भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में दोहरा लेखा प्रणाली का जो है उसको हम भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली हमारे देश में ही अपनाई जाती है। अधिकतर साहूकार, सेठ, महाजन इसका प्रयोग करते हैं। केवल साहूकार, महाजन प्रयोग ही करते हैं, अन्य कंपनियां इसका प्रयोग कम ही करती हैं। अब बात आती है आदर्श बही खाता प्रणाली कौन सी है, यानी इन प्रणालियों में सबसे सही प्रणाली कौन सी हो सकती है। तो इसमें सबसे बात है, सभी प्रणालियाँ उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन आपके व्यवसाय का निश्चितता, आपके व्यवसाय की स्थिति, आपकी योग्यता, आपकी आवश्यकता इसमें इस प्रणाली के चयन में महत्वपूर्ण होगा। उपयुक्त प्रणालियों में सरल हो, पूर्णतः हो, शीघ्रता से हो सकती हो, मितव्ययी हो, शुद्धता हो, लचीलापन हो, निश्चित एवं वैधानिक हो, विश्वसनीय हो और एक रूपता हो। ऐसी प्रणाली को हम आदर्श बही खाता प्रणाली मान सकते हैं। अब बात आती है लेखा शास्त्र या लेखा कर्म की। जहाँ बही खाता का कार्य समाप्त होता है वहाँ से लेखाकार का कार्य आरंभ होता है।
बही खाता में वित्तीय या सेवाओं के लेन देनों को उपयुक्त प्रणाली द्वारा पुस्तकों में लिखने से है। वहीं लेखाकर्म द्वारा लिखे गए व्यवहारों लेन देनों की शुद्धता की जांच करने के साथ साथ आंकड़ों व सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर वित्तीय स्थिति की जानकारी एवं नीतियां निर्धारण करने से है। तो इसका अर्थ समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करें। लेखा शास्त्र या लेखाकर्म क्या चीज़ है? लेखा का शास्त्र का मतलब है पुस्तपालन का कार्य जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से लेखाकर्म का या लेखा शास्त्र का काम शुरू हो जाता है। पुस्तपालन में काम क्या है कि वित्तीय लेखों को खाते में लिखना, और लेखा शास्त्र का काम क्या है? जो लिखा हुआ है उनसे सारांश निकालना, उनसे वित्तीय सेवाओं की स्थिति ज्ञात करना, ये पता लगाता है हमारा लेखा शास्त्र, या जिसको हम लेखाकर्म भी कह सकते हैं। अब बात आती है परिभाषा में। तो इसमें एक परिभाषा दी जा सकती है अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्था AICPA लेखांकन सौदों तथा घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के होते हैं, मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश रूप में व्यक्त करने और परिणामों की व्याख्या करने की कला है। लेखांकन के बारे में वो कह रहे हैं सौदों तथा घटनाओं जो कैसे होंगे? वित्तीय स्वभाव के, यानी कि जिसमें मुद्रा का प्रयोग हुआ होगा, उनको लिखने, उनका वर्गीकरण करने यानी कि उनको अलग अलग करने और फिर उनका सारांश निकाल के परिणामों की व्याख्या करने की कला से लेखांकन का तात्पर्य लगाया जाता है। इसमें एक परिभाषा और दे सकते हैं RN एंथोनी के शब्दों में, लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। यहाँ भाई वो साफ साफ कह रहे हैं कि लेखांकन प्रणाली में व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आपने क्या करा, उन लेन देनों को आपने किताबों में लिखा, और उन किताबों से जो संबंधित सूचनाएं मौद्रिक रूप में निकलनी है, यानी पैसे के रूप में निकलनी है, और किसी रूप में निकलेंगी वो हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन यहाँ वो मतलब की होंगी जो मौद्रिक रूप में जो जानकारियाँ निकल रही होंगी, उनका सारांश बनाने में उनको पहले एकत्रित करेंगे, फिर उनका सारांश बनाएंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे और फिर जानकारी प्राप्त देने का साधन है, जानकारी प्राप्त करने का साधन है। अब बात आती है इसके मूल तत्व क्या हैं। तो लेखाकर्म के मूल क्या हैं? तो सीधी बात है वित्तीय लेन देनों का सारांश, यानी कि इससे क्या निकलेगा, जो आपने वित्तीय लेन देन लिखे हैं किताबों पुस्तकों में, पुस्तपालन के द्वारा जो हमने लिखे हुए हैं उनसे सारांश निकालना, जैसे कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितनी या हानि हुई, हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि ऐसा तो नहीं है हमारे पास देना हमको ज़्यादा है और प्राप्त होना कम है, हम अगर तो ये चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त होगी। मौद्रिक रूप में लेखा, ये लेन देन एवं सारांश केवल मुद्रा रूप में होंगे, किसी अन्य रूप में यहाँ पर नहीं होंगे। सूचना एवं विश्लेषण एवं निर्वचन, यानी कि इंटरप्रेशन, यानी कि इससे हमें सूचना मिलेगी, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं और उससे फिर हम परिणाम निकाल सकते हैं। अब बात आती है पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र में अंतर क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिए। पुस्तपालन में व्यावसायिक या वित्तीय सौदों का क्रमवार, तिथिवार विभिन्न पुस्तकों में लिखा जाता है, जबकि लेखा शास्त्र में कार्य इसके बाद वार्षिक अवधि के बाद, यानी कि लेखों की शुद्धता तथा अवधि के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है। पुस्तपालन में क्या काम है? व्यवसाय या वित्तीय सौदों का क्रमवार, तिथिवार और विभिन्न पुस्तकों में लिखना जाना, ये तो पुस्तपालन का काम है। लेखा शास्त्र का काम कब शुरू होगा? जब ये शास्त्र कोई एक निश्चित अवधि निर्धारित कर ली जाएगी, तब तक हम इसकी पुस्तकों में इन ऐसे सौदों को लिखेंगे। जब निश्चित स्थिति समाप्त अवधि ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इन लेखों की शुद्धता की जांच करेंगे पहले, फिर इस अवधि में हमें लाभ हुआ या हानि हुई,
या हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी गणना करेंगे वो लेखा शास्त्र के माध्यम से या लेखांकन के माध्यम से करेंगे। दूसरा अंतर हम क्या कर दे सकते हैं, पुस्तपालन में लेखा प्रमाणकों वाउचर के आधार पर लेखा किया जाता है। पुस्तपालन में जो लेखा किया जाएगा, जो पुस्तकों में लेखा किया जाएगा वो वाउचर, यानी कि अगर हमने किसी को पेमेंट दिया हुआ तो निश्चित तौर से उससे कोई रसीद ली होगी, सी है, तो वो रसीद, उस रसीद के आधार पर पुस्तपालन में लेखा किया जाएगा। और जबकि लेखा शास्त्र में क्या काम होगा, पुस्तपालन से जो हमें आंकड़े मिले हैं उनका हम व्याख्या करेंगे, उनको हम उनकी गणना करेंगे, उनसे हम निष्कर्ष निकालेंगे, ये काम होगा लेखा शास्त्र में। ठीक, अगला एक अंतर और कैसे देख सकते हैं, पुस्तपालन लेखाकर्म पर निर्भर नहीं है, जबकि लेखा शास्त्र पूर्णतः पुस्तपालन के आंकड़ों पर पूर्णतः निर्भर है। पुस्तपालन लेखा शास्त्र पर निर्भर नहीं है, यानी कि वो आंकड़ों से उसे कोई अगर आंकड़े ना लग भी दें तो भी हमें उससे पुस्तपालन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पुस्तपालन ने तो क्योंकि आपने लेन देन करा और उसका किताब में लिख दिया, आप अपनी किताब में लिख दिया। लेकिन लेखा शास्त्र जब ही संभव है जब आप पुस्तपालन में उस पर किताब, उन वित्तीय लेन देनों को आपने पुस्तपालन के आधार पर किताबों में लिखा होगा। जब आपने लिखा ही नहीं होगा तो लेखा शास्त्र संभव ही नहीं है, लेखांकन उसका संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आंकड़े ही नहीं होंगे। एक और अंतर देखते हैं, लेखांकन ज्ञान की वह शाखा है, लेखांकन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध व्यावसायिक लेन देन की शुद्धता तथा सारांश ज्ञात किया जाता है, जबकि पुस्तपालन लेखाकर्म ज्ञान की वह शाखा है जिसमें वित्तीय लेन देनों को लेखा पुस्तकों का लिखना है। तो लेखांकन तो अर्थ क्या समझ में आता है इससे, लेखांकन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध व्यावसायिक लेन देन की शुद्धता तथा सारांश से ज्ञात किया जाता है। यानी कि लेखांकन का हमें ज्ञान क्या बताएगा कि हमें आंकड़ों से किस तरह जो व्यवसायिक लेन देन के हमारे पास आंकड़े हैं उनसे शुद्धता, उनकी शुद्धता की जांच करना, उनसे क्या सारांश निकलता है ये, और उन सारांश से क्या निर्णय लिया जा सकता है, ये हमें बताएगा लेखांकन का ज्ञान। लेकिन पुस्तपालन का ज्ञान क्या हमें बताएगा कि इन वित्तीय लेन देनों को हम लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से लिखें, लिखने का काम हमें पुस्तपालन बताएगा। और उस लिखने से सारांश का ज्ञान हमें कौन देगा, लेखांकन। इसके बाद एक अंतर और देखते हैं, पुस्तपालन लेखाकर कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि लेखांकन पूर्णतः पुस्तपालन कार्य के लिए उत्तरदायी है। यही वो पहली बात जो थी पहले ही थी, यानी कि पुस्तपालन से लेखांकन का काम तो किया जा सकता है, लेकिन लेखांकन बिना पुस्तपालन किए नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो आप उसका सारांश कैसे निकाल सकते हो, उसका लाभ हानि ज्ञात कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब बात आती है पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य। पूंजी तथा आहरण का ज्ञान, इससे पूंजी तथा आहरण का ज्ञान आपको पता लगेगा। रोकड़ शेष का ज्ञान आपको पता लगेगा। क्रय विक्रय तथा स्टॉक का ज्ञान आपको पता लगेगा। आय व्यय का ज्ञान पता लगेगा। देनदारों तथा लेनदारों का ज्ञान पता लगेगा। संपत्ति तथा दायित्व का ज्ञान पता लगेगा। लाभ हानि ज्ञान का ज्ञान लगेगा। आर्थिक स्थिति की जानकारी होगी। गबन छल कपट तथा अशुद्धियों की जानकारी होगी। भावी योजनाओं में सहायक होगा। वैधानिक आवश्यकता। तो सीधा अब देखते हैं, ये तो इसके उद्देश्य हैं, यानी कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो हमें निश्चित तौर पर पूंजी तथा आहरण का मतलब होता है जब स्वामी अपने व्यवसाय में से पैसा निकाल ले या माल निकाल ले, ये कहलाता है आहरण। और पूंजी का मतलब है उसने जो व्यवसाय में पैसा लगाया है या माल लगाया है। तो हमें वो काम कैसे, उसका हमें जानकारी कैसे होगी, पुस्तपालन और लेखाकर्म से ही उसकी जानकारी हो पाएगी। रोकड़ शेष का आज के टाइम में हमारे पास रोकड़ शेष बच रही, तो ये कैसे बच रही है, इसका काम भी इसी से पता लगेगा। जब तक हम उसका लेखा नहीं रखेंगे तब तक हमें रोकड़ शेष का ज्ञान भी नहीं होगा। क्रय विक्रय हमने कितना किया तथा आज की तारीख में कितना स्टॉक है, ये भी हम जब तक हम पुस्तपालन या लेखा काम नहीं करेंगे तब तक नहीं पता लगेगा। आय व्यय का ज्ञान, हमारी इनकम कितनी हुई, फर्नीचर का व्यय कितने हुए, इसका ज्ञान भी हमें इसी के द्वारा ही संभव है।
देनदार होता तो लेनदारों का मतलब कि कौन किस किस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है और किस किस की व्यक्ति को हमारे पास देना है। देनदार का मतलब ऐसा है किस जिससे हमें पैसा मिलना है, यानी कि जिसको हमने उधार दिया है। और लेनदार से मतलब है जिसने हमें जिस व्यक्ति ने हमें पैसा दिया है उधार या माल दिया है उधार, वो कहलाएगा लेनदार। तो ये देनदार और लेनदारों का ज्ञान भी पुस्तपालन के और लेखाकरण के माध्यम से ही संभव है। संपत्ति और दायित्व का ज्ञान भी इसी से संपत्ति है। हमारे पास अगर कोई भवन है तो वो भवन कैसे पता लगेगा, मान लो हमने कोई भवन खरीदा, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा, लेन देन है, वित्तीय लेन देन है, वित्तीय लेन देन का लेखा होगा और हमें पता लगेगा कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं। दायित्व का मतलब है हमारे पैसा किन किन को देना है हमें, तो जिनके बैलेंस क्रेडिट के आ रहे होंगे इसका मतलब हमें उन्हें पैसा देना है, तो ये वो दायित्व हो गया। लाभ हानि का ज्ञान इससे हो सकता है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान इससे हो सकता है। अगर कोई गबन छल कपट हुआ है तो अशुद्धियों की जानकारी भी हमें इसके जब हम लेखाकरण में करेंगे, पुस्तपालन के बाद जब हम लेखाकरण का करेंगे तो वहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब भावी योजनाओं में सहायक भावी योजनाएं हमें निश्चित, अब जब हमने आंकड़े प्राप्त कर लिए, लेखाकरण करके आंकड़े प्राप्त कर लिए, तो हम आगे की भावी योजनाएं बना सकते हैं इससे। और वैधानिक आवश्यकता, यानी कि अगर किसी न्यायालय में हमारे लिए कोई बात आती है तो ऐसी स्थिति में हमारे पुस्तक में जो लेखे किए हुए हैं वही हमारे काम आ सकते हैं। उन्हीं से हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारा देनदार है या लेनदार है, या इतने रुपए का देनदार है या इतने का रुपए का लेनदार है। ये हम उससे ही संतुष्ट, उसी को दिखाकर ये वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात आती है लाभ क्या हैं, पुस्तपालन लेखाकरण के लाभ क्या हैं। तो लाभ क्या हैं, जब लाभ हैं तभी तो इतना यूज हो रहा है इसका, तभी तो इतना प्रयोग हो रहा है। तो स्मरण शक्ति की प्रतिस्थापना, आप एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति थोड़े दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन अगर आपने कहीं वो चीज़ लिख लिया तो हमेशा के लिए आप जब भी चाहो उस चीज़ को ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। शीघ्र निर्णय में सहायक, आपने कोई किया है लेखा और उसमें निर्णय लेना है तो आप पिछले आंकड़ों को देखकर शीघ्र निर्णय ले सकते हो। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, अगर कोई किसी अन्य से आपने किसी अन्य व्यवसाय से या अन्य कोई फर्म से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो अपने आंकड़े और उस फर्म के आंकड़ों से आप देख सकते हो कि कहाँ हमारे खर्चे कहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं या हमारी इनकम कहाँ कम हो रही है। ये चीज़ का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, या अपने 2-3 सालों की बैलेंस शीट लेकर आर्थिक स्थिति का जानकर भी ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक, निश्चित तौर पर जब आपको पता लग जाए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं तो निश्चित तौर आप उसका प्रबंधन आसानी से कर सकते हो, ढंग से कर सकते हो। आपको व्ययों पर नियंत्रण रख सकते हो। मान लो इस साल हमारे कोई एक व्यय ऐसा हुआ जो बिना नहीं होना चाहिए था, अगर वो नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता, तो ऐसी व्ययों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। करों का उचित निर्धारण कर सकते हैं, यानी हमें कितना टैक्स देना है इसका निर्धारण भी हम अकाउंट रखने से ही कर सकते हैं। विशाल स्तरीय उत्पादन में, अगर हमारा उत्पादन बहुत विशाल स्तर पर होता है तो वहाँ पर तो बिना इसके काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादन है तो बहुत अधिक काम व्यक्ति होगा, बहुत अधिक व्यक्ति काम में होंगे, बहुत अधिक लेनदारियाँ होंगी, बहुत अधिक देनदारियाँ होंगी, बहुत अधिक लेन देन होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर पुस्तकालन और लेखाकरण करना ही होगा। साझेदारी में सहायक है, यानी निश्चित तौर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदार मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर जब तक खाते सही नहीं होंगे तब तक दोनों में साझेदारी बनी नहीं रह सकती। ख्याति का मूल्यांकन में सहायक है ये, यानी कि आपकी फर्म की ख्याति कहाँ तक है, इसमें आपको मूल्यांकन में वो सहायता करता है। दिवालिया घोषित करने में भी यही सहायक है। अब बिना अकाउंट्स के आप दिवालिया घोषित नहीं हो सकते। पुस्तपालन की प्रणालियाँ, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था पुस्तपालन की परिभाषाएं,
एवं मूल तत्व। अब बात करते हैं पुष्ट पालन की प्रणालियाँ, यानी कि पुष्ट पालन कितनी विधियों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं पुष्ट पालन की कुछ तत्व इसमें निकलते हैं। कोई अनिवार्य प्रणाली नहीं है। ये प्रणाली आप तथा व्यवसाय के लिए from your registered mobile number and bring home the colors of Hollywood. Bright yellow comedies, romances, dazzling blue dramas, red hot action. Live a new color of entertainment every day with English Movies HD Pack. Get all HD versions of English movie channels at 162 rupees 84 paisa per month. Also, get Tata Sky hits absolutely free for enjoying the most exclusive English shows from the 80s and 90s. Subscribe with a free missed call on 080-6698-2700 from your registered mobile number and bring home the colors of Hollywood. Bright yellow comedies, pretty pink romances, dazzling blue dramas, red hot action. Live a new color of entertainment every day with English Movies HD Pack. Get all HD versions of English movie channels at 162 rupees 84 paisa per month. Also, get Tata Sky hits absolutely free for enjoying the most exclusive English shows from the 80s and 90s. To subscribe, give a free missed call on 080-6698-2700 from your registered mobile number and bring home the colors of Hollywood. Bright yellow comedies, pretty pink romances, dazzling blue dramas, red hot action. Live a new color of entertainment every day with English Movies HD Pack. Get all HD versions of English movie channels at 162 rupees 84 paisa per month. Also, get Tata Sky hits absolutely free for enjoying the most exclusive English shows from the 80s and 90s. To subscribe, give a free missed call on 080-6698-2700 from your registered mobile number and bring home the colors of Hollywood. Bright yellow comedies, pretty pink dramas, red hot action. Live a new color of entertainment. Learn live online. Download Vedantu app now and Tata Sold. Desh ki sehat, Desh ka naam. In association with IDFC First Bank or PSU First. Quick Heal Total Security. Asian Paints Royal Health Shield and LIC Kalpana के साथ। सितारा वीडियो कब अपलोड कर रही हो? सिंगल स्टार मेरी स्टाइल एक्सपर्ट से पूछे। इस बार मित्रा सितारा के लिए नए से नए हैंड पिक ट्रेंड। वाओ, लव दिस टॉप। और मित्रा स्टूडियो पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर। मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर। अब तुम्हारी स्टाइल ट्रेंडी। Can you go back? Kiara, I love your look here. Let's go search. This is fab. Option ज़्यादा तो नहीं है ना? In all the moments that we live in the light, just like 100 million stars in the sky. Life's wonderful moments. Stand by Mitra. ESP as standard के साथ नया Nexon, it's next level. शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए और कीजिए आने वाले शुभ दिनों की तैयारी शादी.com के साथ। बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए आज ही रजिस्टर करें। अब डिसइंफेक्टिंग सजा नहीं, मजा है। नया Saffron Surface Disinfectant Spray. No tension for surface disinfection. Saffron.
पासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वाटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोल। पासो सिग्नेचर रैप्स। अपना रेगुलर ऑयल छोड़ो, फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल ले आओ। इसमें है गामा ओराइजन जो बैड कोलेस्ट्रॉल घटाए, जो रखे हार्ट को हेल्दी। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब पर नो कॉस्ट EMI, ग्रेट एक्सचेंज ऑफर्स, ब्रांड वारंटी। इसलिए जब कुछ नया हो लेना, Amazon चेक कर लेना। This commercial break can save the world. Advertising. It fuels sales, production, jobs, entire economies. Let's advertise. बेटी ने बाप की शादी पर कीड़ा उठा लिया। मैं अपनी बेटी में ट्रे डालकर शादी करने रोका ने अंबर घूमने के सबको बुला लिया। पहली शादी है, इस दुल्हन के भी अपने शौक है। पर अम्मा की दूसरी तो अब शादी तक शौक पे शौक है। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। I am in love with your dance. India's best dancer. शनिवार रविवार रात 8 बजे सोनी पर। वीकेंड कॉमेडी मूवी और धमाकेदार जब आएंगे स्टार गीतकार। एक बात सही है कि वो सारे जो लॉजिक हैं वो झूठ हैं कि इश्क जिंदगी में एक ही बार होता है। मेरा हर शनिवार होता है, मतलब हमारे कोई ना कोई हीरोइन आती है, बीच में एक शनि इतवार निकल भी जाता है, जैसे आप पसंद दोस्त आ गए। देखिए शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सोनी पर। अनजान शहर में बड़ी जिम्मेदारी काकू करने वाली है रोहन की तरक्की के लिए पार्टी की तैयारी। चल मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। आप एक कमरे में ही वेट करना और उनके लिए भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। बाहर आए तो ये काकू हाँ रोहन और चिदामा मुझे यहाँ बाहर लेकर आए। हंसू अब में रखती हूँ। जो नहीं जानता माँ की कद्र उसे कैसे फिर से राह दिखाएगी इंडिया वाली माँ। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सोनी पर। अम्बा, ऐसी क्या समस्या हुई तुम दोनों के बीच?